अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये बेसिकली न्यूज़ वन के बजट ट्रांसमिशन का हिस्सा है जो हम 10 बजे से लेकर हम 12 बजे तक इसको कंटिन्यू करेंगे और 10 बजे से हम आपके साथ हैं। इससे कबल हमारे साथ माइजा थी, मिर्जा इख्तियार बेग थे और मियां अतीक साहब थे एमक्यूएम के सेनेटर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, पहले मैं आपसे उनका तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, इसको ट्रांसमिशन को कंटिन्यू रखेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ अंदलीब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। मियां अब्दुल मन्नान साहब जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। डॉक्टर शाहिद साहब, जरा बात का आगाज आपसे कर लेती हूँ। इस वक्त PMLN तो मौजूद नहीं है जो उसको डिफेंड करी है, लेकिन बहरहाल जो हमने अपने इस ट्रांसमिशन के जो पहले हिस्से में, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब हम बात कर रहे थे, वो बात ये कर रहे थे जो हमें दीगर शख्सियात जो हमारे प्रोग्राम में डिस्कस करी थी कि कदरे पॉपुलर बजट है, इलेक्शन बजट है, सेहत के जो बजट है उसमें भी कुछ न कुछ इजाफा हुआ है, एजुकेशन में भी इजाफा हुआ है, बिजनेस फ्रेंडली है या अगर हम ये कहें कि ट्रेड फ्रेंडली है। एग्री करते हैं या आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो इससे मुख्तलिफ है? देखिए, इलेक्शन बजट इस सेंस में है कि इसमें तरक्याती अखराजात का हजम बढ़ाया गया है, जो कि फिर इसका इस्तेमाल किस तरह होता है वो एक सवालिया निशान है। लेकिन अवाम दोस्त बजट में इसको कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। और तालीम का इसमें ताल्लुक इसलिए नहीं है कि तालीम का शोबा जो है वो सूबों के पास है और वो ही उसकी एलोकेशंस करते हैं। और ये बात वाज़ेह हो गई है कि तमाम चारों सूबों ने वफाक के साथ ये तय किया है कि चूंकि हम टैक्सों की आमदनी बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए चारों सूबों ने मुश्तरका तौर पर तालीम के बजट में कौमी तालीमी पॉलिसी से 1350 अरब रुपए की कटौती। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब प्लीज एक सेकंड से, मियां अब्दुल मन्नान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको भी प्रोग्राम में वेलकम कह दूं। अस्सलाम वालेकुम मियां अब्दुल मन्नान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब जरा लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब अपना एनालिसिस दे रहे थे आज के पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी जी। देखिए, मौजूदा हुकूमत के 4 साल दौर में जो हमारा जो इनका ग्रोथ रेट है, मईशत के शरह नमू, उसमें इजाफा हुआ है पिछली हुकूमत के 5 साल के दौर के मुकाबले में। ठीक है। दूसरी एक कामयाबी हम ये कह सकते हैं कि महंगाई में कमी हुई है और उसकी वजह एक ये भी है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई। लेकिन इन 4 बरसों में मईशत की शरह नमू के जो आदाफ हमने रखे थे, इन चारों बरसों में वो हासिल नहीं हो सके, उससे कम रही जो है ग्रोथ रेट। दूसरी बात यह है कि हमारी बरामदात तरजीह थी, लेकिन हमारी बरामदात बदकिस्मती से 2011 से भी आज नीचे हैं और 2014 से मुस्तकिल गिर रही हैं और 2013 से भी हमारी बरामदात नीचे हैं। जो कामयाबी का दावा किया है वो ये किया है कि हमने शरह सूद में 45 साल में सबसे कम शरह सूद कम कर दी है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन शरह सूद का इम्पैक्ट क्या होता है पहले हम ये समझ लें। शरह सूद का पहला इम्पैक्ट ये होता है कि कौमी बचत स्कीमों में जो पैसे लगाते हैं, बहबूद में लगाते हैं, पेंशनर्स हैं, बेवाएं हैं, उनके शरह मुनाफे में जबरदस्त कमी हुई है। दूसरे ये कि जो 4 करोड़ लोग बैंकों में खाते रखते हैं, 2013 में उनको 6.5% मुनाफा मिला था बचत खातेदारों को। इस वक्त जो उनको मुनाफा दिया गया है बैंकों वो 3.75% है, यानी आम आदमी को उसका नेगेटिव हुआ है। मगर और एक चीज देखनी है वो ये है कि हमने जो हमारा टैक्स जीडीपी रेशो है, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, हमारा टैक्स जीडीपी रेशो अगले साल जो रखा है वो 95-96 में जो रेशो की गई थी तो नीचे चला गया है। उसकी वजह ये है, हमारा एक अजीब कानून है कि हमें जो है वो नॉन फाइलर का कंसेप्ट लेकर आए हैं कि एक आदमी अगर इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं देता और वो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहा, मगर वो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पाकिस्तान खरीद सकते, ये बात नाकाबिले सहन है। दूसरी चीज जो हमने कर दी है कि विद होल्डिंग टैक्स का निजाम ले आए हैं, यानी हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाने के बजाय उससे ये कहते हैं कि आप टैक्स अगर नहीं देना चाहते तो थोड़ी सी कीमत दे दें। वो थोड़ी सी कीमत बहुत कम है जो ईमानदारी से टैक्स देने वाला देता है। ठीक है। दूसरी अब जी ठीक है, वापस आएंगे डॉक्टर साहब। मियां अब्दुल मन्नान साहब, 2-3 चीजें। एक तो ये कि जो ऑलरेडी जो तबका टैक्स दे रहा है उसके पे मजीद टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बजाय इसके कि आप टैक्स नेट में इजाफा करें। और उसके साथ जो तरक्याती बजट की भी बात की है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, क्या कहेंगे आज के बजट को लेकर?
देखें, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अच्छी बातें की हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और माशाल्लाह मुझसे ज्यादा इकोनॉमी की समझते हैं। लेकिन मैं 3-4 जो मोटे मोटे पॉइंट हैं इस बजट के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि देखें, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अचीवमेंट है। तो इस साल जीडीपी में इजाफे की शरह 5 जो था 2.8% रही, जो कि पिछले 10 वर्षों में बुलंद तरीन है। एक तो ये लेकिन टारगेट अचीव नहीं किया आप लोग का टारगेट। मेरी भले बात सुने। हम टारगेट खुद जो है वो डॉक्टर साहब समझते हैं कि हम टारगेट ज्यादा रखते हैं, लेकिन आप हमारी 4 सालों की कारकर्दगी देखें कि हमने 13-14 में 1955 रुपए डोमेस्टिक रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो कि इस साल इंशाल्लाह 3,500 से 10-15-20 अरब ज्यादा हो जाएगा। और आप खुद अंदाजा कर ले कि अगला टारगेट हमने 4,000 का रखा है, जो कि 100% से भी ज्यादा है। और ये दुनिया में डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं कि बहुत कम हुआ है कि 4-5 सालों में आप डोमेस्टिक रेवेन्यू को डबल कर लें। तीसरी बात यह है कि हमने जो स्टेट बैंक का रखा है इंटरेस्ट रेट, वो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर है। चौथी बात यह है कि हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो हमारे पास उस वक्त 8.5 बिलियन डॉलर थे, आज अल्लाह ताला के फजल से हमारे पास 22 अरब डॉलर से ज्यादा है। और तीसरी बात जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा हिट करते हैं कि टैक्स टू जीडीपी जो है उसकी शरह जो है वो कम रही है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चौथी बात जो है कि जिस साल हम आए उस साल मैं फिगर दे दूंगा आपको कि 7.5 लाख टैक्स पेयर थे, जो अब 12.25 लाख हो गए हैं और हम ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर साहब खुद भी फाइनेंस चलाते रहे हैं इस मुल्क में। इस जो ग्राउंड रियलिटी है, कल्चर है, उससे लड़ना पड़ता है तमाम अपने। ठीक है, आपने मियां अब्दुल मन्नान साहब आपने वो अचीवमेंट्स गिनवा दी हैं। नहीं आते हैं ना मियां अब्दुल मन्नान साहब, आपने बहुत सारी मोटी मोटी बातें गिनवा दी है, मजीद मोटी मोटी बातें भी जानेंगे। लेकिन अंदलीब 2-3 चीजें हैं, अगर आप इस पे जो भी दोनों शख्सियात के बातों पे कमेंट करना चाहें आप जरूर कीजिएगा। लेकिन मुझे 2-3 चीजें पूछनी है। एक, हम बात करते हैं BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट, 121 अरब उसकी मद में एलोकेट हुआ। फिर जो लैपटॉप स्कीम है जिसमें 20 अरब रुपए आपने एलोकेट कर रहे हैं। अच्छा, एक और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मुझे नहीं समझ में आया कि ये आप किस तरह से ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं जब उसकी डिटेल्स पढ़ रही थी कि मैयत की जो तदफीन होती है वो 1600 से बढ़ाकर 4800 करने की तजवीज, और जो उसकी मुंतकली होती है अगर किसी शहर से किसी गांव से दूसरी जगह जाती है तो वो 5000 से बढ़ाकर 15,000 करने की तजवीज। ये जस्टिफाई है, अंडरस्टैंडेबल है अंदलीब? देखिए नादिया, बात ये होती है कि बड़ा आसान है, वो कहते हैं स्टेटिस्टिक्स आर अ लीगलाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइंग। ठीक है, सो एक जो आप पहली बात तो ये कि मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा नाम लेंगे तो ये चीखना शुरू हो जाएंगे, अक्सर बहुत चीखते हैं जब ये मेरा नाम सुनते हैं। तो ये बिजनेस रिकॉर्डर है और ये सबसे मुस्तनद अखबार है, और इसने ये कहा है कि ऑल मेजर टारगेट्स मिस्ड, यानी सारे के सारे एक्सपोर्ट्स आपकी पिछले 10 सालों में सबसे कम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे कम। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिस पे मेरा ख्याल है कि कोई 20 अरब रुपए के इश्तिहार इन्होंने अपनी शक्लें लगा के दिखाए, और कल भी और परसों भी चौथी दफा एक उन्होंने इफ्तिताह किया है भिक्की का और नंदीपुर का और साहिवाल का। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, ये इनका अपना इसहाक डार का जो परसों आया इकोनॉमिक सर्वे, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जनरेशन 2013 से कम हो गई है, इसलिए शॉर्टफॉल जो है वो रिकॉर्ड है, 2012 से भी बढ़ गया, 5000 मेगावाट हो गया, जो कि कभी भी नहीं हुआ। और अगर वो हुआ है तो इसका मतलब है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी बिजली आ ही नहीं रही, अब वो अगले 1 साल में अलादीन का चिराग चलाएंगे और उसमें से 10,000 निकल आएगी, जो पिछले 4 साल में नहीं निकली। तो शायद फिर शहबाज शरीफ को आके माइक तोड़ने पड़े और कहने पड़े कि जी 6 महीने में, साल में होगा। तो ये मैं आपको पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की बातें बता रही हूँ, मेरे सामने है। जी जी, आज उसके अलावा आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नादिया, आपने इस बात पे जरूर जिक्र करना है
کہ اس سال لٹریسی 2% کم ہو گئی ہے, مطلب 58% ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر کبھی بھی یہ جو ہے فگر کہ آپ نے تعلیم کا گلا گھونٹ دیا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا. سو آپ کے جو 3 دعوے تھے, ایک دعویٰ تھا آپ کا کہ کشکول توڑنا ہے, وہ ہمیں پتا ہے کہ 22,000 ارب جو آپ نے قرضے لیے وہ ریکارڈ قرضے ہیں, کبھی ہوا ہی نہیں کہ اتنے قرضے لیے گئے. تو کشکول کے آپ نے دیگ لے لی. اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جی بجلی پروڈیوس کریں گے, پاکستان اکنامک سروے نے کہہ دیا کہ اتنا بڑا شارٹ فال کبھی ہوا ہی نہیں. چلے وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جی بجلی, اب یہ سارا قصور جو ہے موسم کا ہے, بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے, 45 ڈگری پہنچ جاتا ہے. 45 ڈگری تو آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو اتنی گرمی جب ہوتی ہے 45 ڈگری کی, تو پھر شارٹ فال تو ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بیٹھے ہوئے شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ اکانومسٹ ہیں, یہ بات سمجھ لیں گے کہ جب آپ کی ایگریکلچر گروتھ ریٹ, جس پہ آپ کا 60% اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے, وہ 3.5% ہے, اور آپ کی گروتھ ریٹ 5.3% ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ آپ اگر ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ 3.5% ہے, تو آپ کی اوور آل یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیسے دونوں ہو سکتی شخصیات ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جواب ضرور لیں گے. لیکن ایک چیز بڑی الارمنگ ہے جس کی نشاندہی اندلیب نے کی ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے. اور یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ جس شخص کو ہم لٹریٹ مانتے ہیں, جس کو ہم لٹریسی ریس میں ایڈ کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے جو کم از کم اپنا نام اردو میں لکھ سکے. وہ ہمارے یہاں وہ ایک ڈیفینیشن ہے ایک لٹریٹ پرسن کی, اور اگر اس میں بھی 2% کمی واقع ہو گئی ہے تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں. مختصر سا بریک لینے دیجیے گا, بریک سے واپس آتے ہیں, اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. نیوز 1 کی بجٹ ٹرانسمیشن. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, کچھ تو چیزیں تھیں جن کی نشاندہی اندلیب نے کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاننا یہ بھی ہے کہ جو برآمدات میں کمی کی بات کی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, جو قرضوں کے حجم کی بات کی ہے کہ 22,000 تک پہنچ گئے ہیں, وہ اتریں گے کس طرح سے, جو آج آپ نے بچہ مخروض کر دیا. پلس جو توانائی کی ہم بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ میں کبھی ایسا واقع نہیں ہوئی. پلس یہ کہ ہمیں بار بار نہیں یہ بتایا جا رہا ہوتا. ابھی میں سے پہلے مائزہ سے بھی پوچھ رہی تھی کہ نیشنل گریڈ میں آپ نے کتنے میگا واٹ ایڈ کیے. پلس یہ کہ جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ آج ایک دفعہ پھر اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں 2013 میں تھا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میں پہلے میرے لیے پریشانی کی بات ہے تعلیم کا ہوا ہے. 2 کروڑ ہمارے نہیں جا رہے, اور یہ کے لحاظ سے بچے اسکول دنیا بھر میں ہمارا ہے, صرف ہم سے آگے ہے. دوسری بات کہ یہ میری ہے کہ 60 تک 20 بھی شاید خدا نہ ہمارا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہو. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ 18ویں ترمیم آئین میں آئی تھی, NFC ایوارڈ آیا, تعلیم کے شعبے وہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں, اور اس میں ایکچولی جو رقم ہے وہ سینٹر نہیں کرنی, پرووائڈ کرنی ہے. بڑی ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, آپ کی آڈیو, ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, آپ کی آڈیو ذرا آڈیو چیک کریں. آڈیو میں آپ کی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے, دوبارہ آپ کو کال ملاتے ہیں. منان صاحب, جو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کنسرن شو کیا, اندلیب نے بھی کنسرن شو کیا کہ 2% ہم لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے بجائے 2% نیچے لے گئے ہیں, پرائیورٹی نہیں ہے حکومت کی. اس میں میری بات آپ سمجھے نادیہ, یہ اندلیب بھی بیٹھی ہیں, جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے, ان کو ذرا یاد کرا دیں. یہ غصہ بہت کرتی ہیں کہ وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, اکانومسٹ بیٹھے ہیں, شاہد حسن صدیقی صاحب, ان سے ویریفائی کر لیں کہ کیا تعلیم کا شعبہ ریوالو ہو کے 2010 کے بعد صوبوں کو چلا گیا ہے. اب یہ صوبے جو سارے ہیں جو بیٹھ کے یہاں پوزیشن کر رہے ہیں, KPK میں PTI کی حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پنجاب میں ہماری حکومت ہے, تو صوبے جواب دہ ہے. جہاں تک پنجاب میں ہماری حکومت کا تعلق ہے, ہم بالکل جواب دہ ہیں.
لیکن باقی صوبوں والے بھی جواب دیں، الزام برائے الزام کی سیاست نہ کریں، کیونکہ اب لوگوں نے ان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں ایکسپورٹ کے حوالے سے کہ ایکسپورٹ پچھلے سال 7.28% کم ہوئی تھی۔ پھر ہم نے جنوری 2017 میں ایک ٹیکسٹائل پیکج دیا، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پچھلے 5-6 سالوں میں گیس اور بجلی کی وجہ سے بہت بری طرح ہٹ ہوئی تھی۔ اس کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ہماری مارکیٹیں کیپچر کر لی گئی تھی چائنا کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، بنگلہ دیش کی طرف سے، ویتنام کی طرف سے۔ تو اب ہم دوبارہ جدوجہد کر رہے ہیں اپنے پاؤں جمانے کے لیے اسی ٹیکسٹائل سیکٹر میں، جو کہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے اور ہم اس میں کافی بہتر جا رہے ہیں۔ میاں عبد المنان صاحب، میں جب ڈاکٹر صاحب سے بات کری تھی، مختلف شعبوں کی میں بات کری تھی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو میجر کنسرن ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ آپ نے اس کی ایک جسٹیفیکیشن یہ بھی دی ہے کہ وہ صوبوں کے پاس چلا گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد۔ جی بالکل میں کہہ رہی ہوں نا، میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ظاہر ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ دونوں صوبائی گورنمنٹ کے اس میں چلے گئے، یعنی پروونشل گورنمنٹ کا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایجوکیشن جیسا سبجیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے وہ بھی صوبائی سبجیکٹ ہو جانا چاہیے، پروونشل سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا؟ آپ اس سے کنونسڈ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پہ ایمرجنسی بیسس پہ کام کرنا ہے تو یہ فیڈرل کے پاس رہنا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں۔ میری رائے لے لیں کہ ہمارے پاس جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ہم نے 2013-14 کے 30 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال اسے 82 ارب روپیہ دیا ہے۔ آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لیں۔ ہم نے یونیورسٹی کو، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پورا فنانس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جہاں تک جو صوبوں کی ذمہ داری ہے، جو پرائمری اسکول ہے، جو سیکنڈری اسکول ہے، جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ صوبوں کے ڈومین میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جس کو آپ لٹریسی ریٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میاں عبد المنان صاحب مجھے مختصر سا بریک لینے دیجیے گا، کیونکہ ایک بڑا یہ سینسیٹیو سبجیکٹ بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ بھی ہے۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن کو ہر صورت اس پہ ایمرجنسی نافذ کر کے ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی ہوگی، کیونکہ بات وہی ہے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ مختصر سا بریک لینے دیں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اس پہ کیا اسٹانس رکھتے ہیں، پلس اندلیب اس پر کیا کہتی ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بجٹ 2017-2018 کی خصوصی ٹرانسمیشن، بات یہی ہے کہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو شاید میں اس پہ اتنا اچھا بتا ہی نہیں سکتی، بیان نہیں کر سکتی، ہے میرا ذہن اتنا نہیں سوچ سکتا۔ لیکن ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ان کی بھی جو میجر کنسرن ہے وہ ایجوکیشن کو لے کر ہے، اسی طرح سے اندلیب نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو لٹریسی ریٹ کی جو بات کی ہے، پلس یہ کہ جو عبد المنان صاحب کہہ رہے ہیں، میاں عبد المنان صاحب کی یقیناً یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، آپ اس سے کنونسڈ ہیں؟ تھوڑا سا پروگرام سے ہٹ کے شاید یہ بات ہو جائے گی، کیونکہ کیا یہ ایجوکیشن جیسے سبجیکٹ کو آپ پروونشل کرنا جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پہلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ 2.60 کروڑ 26 ملین بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے، اور جتنا پیسہ ہم نے مختص تعلیم کے بارے میں کیا ہے اس سے مجھے خدا نخواستہ یہ لگتا ہے کہ 2060 میں بھی پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوگا جہاں ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا۔ یہ پہلے آپ تسلیم کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس ہے، وفاق کے پاس ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ تمام صوبوں نے، اور 2013 میں اور 2009 میں یہ ایگری ہوا تھا کہ 2015 میں تعلیم کی مد میں 7% آف جی ڈی پی 7% مختص کیا جائے گا، اور 4% کرنا تھا ہیلتھ میں۔ یہ دونوں ملا کے 11% بن جاتے ہیں، تو 11% تو آپ کے پورے ٹیکس ہی نہیں ہے پاکستان کے۔ تو مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی آئی ایم ایف کی جو منیجنگ ڈائریکٹر تشریف لائی تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو جتنا ٹیکس وصول کرنا چاہیے اس کا آدھا کرتا ہے۔ تو جب آپ 4000 ارب روپے ٹیکسوں کی مد میں کم وصول کریں گے تو آپ کے پاس پیسہ کہاں ہے؟ تو اور آپ جب تک ٹیکسوں کا ہم قانون نہیں بناتے کہ ہر آدمی کو ٹیکس دینا ہے، اب آپ زراعت کو لیجئے، 7000 ارب روپیہ ہمارا جی ڈی پی ہے،
और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सूबों ने जो टैक्स लिया वो 2 अरब रुपए है। अब आप प्रॉपर्टी पर आ जाएं तो हम इसमें पाकिस्तान में पहले टैक्स एमनेस्टी लाए 2% के ऊपर, भारत में टैक्स एमनेस्टी आई 45% पर। अब हमने जो प्रॉपर्टी पर टैक्स एमनेस्टी लाए हैं तो वजीर खजाना ने उसकी वजह ये बताई कि सूबे डीसी रेट नहीं बढ़ा रहे। अब डीसी रेट का मतलब ये है कि अगर 15 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बिक रही है तो उसका डीसी रेट है 1 करोड़ है, तो वो सिर्फ सूबे बना सकते हैं। तो मैं आपको अगर याद दिलाऊं कि मैंने तहरीक इंसाफ का मंशूर एक लाइन पढ़ी है, उसमें ये लिखा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू है तो उसको कौमी मिल्कियत में ले लेना चाहिए। तो अगर तहरीक इंसाफ एक बड़ा कारनामा देगी, मैं कहता हूं पाकिस्तान में शोर हो जाएगा कि वो डीसी रेट को मार्केट रेट पर ले आए। जिस दिन डीसी रेट को मार्केट रेट पर लाएंगे तो सूबों की आमदनी बढ़ जाएगी और जो हमारी टैक्स एमनेस्टी स्कीम प्रॉपर्टी की है वो कोलैप्स हो जाएगी। मगर तब्दीली कोई लाने के लिए तैयार नहीं है, ना प्रोविंस न सेंटर। टैक्स हम नहीं देते, बचतें हमारी 15% है, भारत की बचतें 31% हैं। अब बैंकों के कर्जों पे अगर आप जाएं तो 3 साल में 1400 अरब रुपए के कर्जे बैंकों ने दिए निजी शोबे को इजाफी, और हुकूमत को जो कर्जे दिए वो 3200 अरब के दिए। तो जब आपको हुकूमत को कर्जे ले रही है, आवाम को कर्जे नहीं मिल रहे, सरमायाकारी नहीं हो रही, बचतें नहीं हो रही, टैक्सों की वसूली नहीं हो रही, तो ये इस निजाम में हम टैक्सों का निजाम बढ़ा ही नहीं सकते। अगर मुस्लिम लीग नून के एक जुमला कंक्लूड कर लूं, अगर मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर आप अमल करें और तहरीक इंसाफ पे अमल करें तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, और अगर आप अमल नहीं करते तो हम ये रोना रोते रहेंगे। 2050 सर मंशूर भी तो सियासी होते हैं ना, मतलब इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होते हैं। बट एनीवेज अंदली मुझे बताएं कि क्या वो वजूहात हैं जो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं टैक्स नेट को बढ़ाने में, और आपके पास उसके लिए तजावीज क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को ही कोट करूंगी तालीम के लिहाज से जी। और पहली बात यह है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है कि वो 4% और 7% बिल्कुल डॉक्टर शाहिद ने सही कहा, ठीक है ना। तो इस वक्त हमारा हेल्थ का 0.5% है, मतलब 1% भी नहीं है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने सेट किया है, और तालीम का लेस देन 2% है, ठीक है। उसके अंदर ये जो एनालिसिस, ये हुकूमत का एनालिसिस है और उस पर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। तीनों प्रोविंसेस जो हैं, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, सब में लिटरेसी गिरी है सवाए खैबर पख्तूनख्वा के, और ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में आया है। ये इसहाक डार के बंदों ने लिखा है, पर मैंने नहीं लिखा, ये मेरे सामने पड़ा है, ये इसमें से पढ़ लें। और उसकी वजह यह है कि हमने 28%, 27% एक दफा, 26% एक दफा, फिर 27%, 28% अपना एजुकेशन के लिए किया। और आपने कल की खबर भी देखी होगी कि पहली दफा 1,06,000 बच्चा प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में गया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में उसका मयार जो है वो कितना ऊंचा गया है। सो हमारा बिल्कुल फोकस जो था, आपने देखा है कि तालीम में और सेहत में आप देखें पहली दफा है मैं टैक्स नेट की बंदी मगर के पोलियो का इंसिडेंस वहां नहीं मिला, पोलियो का, क्योंकि हमने पोलियो के ऊपर बहुत बड़ा हेल्थ पे स्पेंडिंग की है और प्रोग्राम किया है। तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये नादिया, ये आप देखें, ये डॉक्टर शाहिद ने टैक्सेस के मुतालिक बात की और बिल्कुल सही बात की कि हमारे पास, हमारे जो FBR ने 3.2 मिलियन ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जो कि टैक्स नेट में आ सकते हैं। लेकिन वो कौन है? वो सारे बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। मैं नाम लूंगी तो चीखना शुरू हो जाएंगे और फिर प्रोग्राम बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये दिखाती हूं कि ये आया है जी के टैक्स ब्रेक्स जो देनी थी उमरा को, उस पे इन्होंने कैप लगाया था पिछले साल कि जी 260 बिलियन से ज्यादा नहीं होगा। 415 बिलियन की अमीर लोगों को टैक्स ब्रेक्स दी गई हैं, 200 बिलियन की। उसके बरक्स इस वक्त आपने बजट देखा, दूध पे बढ़ गया टैक्स, दवाइयों पे टैक्स बढ़ गया, मशरूबात पे टैक्स बढ़ गया। और चौथी बात, इन्होंने सर्कुलर डेट जो है 400 बिलियन का जो दोबारा हो गया है, वो इन्होंने पूरी फिगर्स में डाला ही नहीं, और वो ना डालें तो वो 5.3 और 5.28 और वो जो मर्जी आप कर लें, बीच में आप खर्चे ना डालें, चीजें उठा के कहीं और डाल दें, तो आप
ऑफकोर्स एक अकाउंटिंग मुंशी गिमिक करके जो मर्जी कह दे, ठीक है, लेकिन हमारा काम है आवाम को शऊर दिलाना कि 5.3 तब हो सकता है अगर एग्रीकल्चर कम से कम डबल डिजिट में हो, 11 हो, 10% हो। और आपको ये भी मैं आखिर में बता दूं कि इस दफा इसहाक डार साहब को जब सवाल किया गया कल कि जी पिछली दफा 4.7 आपने कहा था और हमने सब ने कहा था कि आप गलत फिगर कह रहे हैं, तो उन्होंने माना कि हाँ वो 4.7 नहीं हुआ, वो 4 कुछ थोड़ा सा कम हो गया, 4.5 हो गया या कुछ, तो मान गए कि पिछली दफा भी जो फिगर था वो झूठा था। तो ये जो सारे ठीक है मियां अब्दुल मन्नान साहब, ठीक है अंजलि, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें की है। मियां अब्दुल मन्नान साहब, कुछ बातें तो इन्होंने निशानदेही की है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है तबका, उस पर मजीद टैक्स का बोझ, टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? मैंने आपको पहले कहा है कि ये फिगर मेरे सामने है, 7,25,000 से 12,25,000 पे हम पहुंचे हैं। हमने 5 लाख टैक्स पेयर बढ़ाए हैं। और टारगेट क्या है, कितने बढ़ाने थे? हाँ, 5 लाख टैक्स पेयर बढ़ाए हैं। हमारा टारगेट है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक हम 15 लाख तक जाएंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जब तक आप एक 13% पे या 11% पे नहीं जाएंगे, जो कि सब कॉन्टिनेंट में टैक्स टू जीडीपी है, उस वक्त तक आपके अखराजात पूरे नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो निजी शोबे को कर्जे दिए गए हैं, जब हमने पॉलिसी रेट कम किया है मई 2017 में, तो कर्जों का हुजम 507 अरब रुपए है, जबकि 12-13 में, ये 12-13 की बात नहीं करेंगे, ये हमारी बात करेंगे जो तरक्की का दौर है, 93 अरब रुपए था। 4 साल कबल जरी कर्जे का हुजम 336 अरब रुपए था, और इस साल के अख्ताम तक 700 अरब रुपए का हदफ है। और मन्नान साहब, बड़ा बेहतर होगा कि कर्जों की भी बात कर दे। सुन लेना, आप उनकी फिगर सुनती हैं, मेरी फिगर क्यों नहीं सुनती? वो इकोनॉमिक सर्वे लेके बैठी हुई है, और मैं इकोनॉमिक सर्वे भी तो आपका ही है ना मन्नान साहब, मियां मन्नान साहब। देखिए मेरी बात सुने, आपको फैक्ट एंड फिगर में बात करनी, और ये झूठ है कि हमारे पंजाब में लिटरेसी रेट कम हुआ है, मैं क्या नहीं करता हूँ, ये झूठ बोलते हैं टीवी पे आके। और तीसरी बात सर्कुलर डेट की, ये बीबी मुस्कुरा रही हैं, इनकी अपनी पीटीआई के मेंबर पीएसी में बैठे थे, जहां उन्होंने माना वापडा की ब्रीफिंग में सेक्रेटरी वाटर एंड पावर के 274 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, और उसकी एक एक हिक की तशरीह की गई कि कितना आपका जो एनटीडीसी है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच नेटवर्क, उसमें कितनी कमी है जिसको हम बेहतर कर रहे हैं, और हमने 19.5% से कम करके 17.5% पे लाइन लाके ले आए हैं। ठीक है, को समझा दें जरा। चले ठीक है जी, मैं तो अपनी प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करूंगी। अनलीब आपका भी शुक्रिया, मैं अब्दुल मन्नान साहब आपका भी, बैठ जाते हैं और टीवी पे आके डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाती मेरे से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।